आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिन्होंने कह सकते हैं अकेले ही हिंदी साहित्य की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल, नक्शा बदल दिया, ये बहुत सही शब्द है। सोचिए, एक ऐसा समय था जब साहित्य की परख अक्सर सिर्फ वाह-वाह या क्या खूब लिखा है पर हो जाती थी। सही। उस दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आकर मानव साहित्य का एक व्याकरण ही लिख दिया। हाँ, उन्होंने नियम बनाए, पैमाने गढ़े और ये बताया कि किसी भी रचना को तौलना कैसे है। बिल्कुल। ये वाह-वाह से क्यों वाह तक का सफर था। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर कोई चीज अच्छी है तो क्यों अच्छी है। उसके पीछे का तर्क क्या है? सही। आज हमारे इन नोट्स का मकसद यही समझना है कि वो कौन से औजार थे, कौन सी सोच थी जिसके दम पर शुक्ल जी हिंदी आलोचना के सबसे ऊंचे मचान पर जा बैठे। और ये भी कि क्यों आज भी लगभग 100 साल बाद भी उनके बनाए नियम ही खेल का मैदान तय करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस मैदान को समझने की शुरुआत खिलाड़ी से ही करते हैं। नोट्स का पहला हिस्सा उनके जीवन परिचय पर है। जी। इसमें लिखा है, जन्म 4 अक्टूबर 1884 बस्ती जिले के अगोना गांव में और मृत्यु 2 फरवरी 1941। ये तो तथ्य हुए, लेकिन इन तारीखों के बीच की कहानी क्या है? देखिए, कहानी की सबसे दिलचस्प शुरुआत उनके ज्ञान की बुनियाद में है। अच्छा। नोट्स बताते हैं कि उन्होंने शुरुआती पढ़ाई उर्दू फारसी में की। हाँ, ये लिखा है। फिर बाद में संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य को भी बहुत गहराई से पढ़ा। मतलब कई भाषाओं पर पकड़ थी। जी। अब ये सोचिए, एक ही दिमाग में मीर और गालिब की नफासत, कालिदास का सौंदर्य और शेक्सपियर का ड्रामा, ये सब एक साथ पक रहा है। ज्ञान की यही जो विविधता थी, यही संगम उनकी ताकत बना। वो किसी एक परंपरा के कैदी नहीं थे। सही। बल्कि उन्होंने सबसे अच्छी चीजें लेकर अपनी आलोचना की एक मजबूत इमारत खड़ी की। और इस इमारत की नींव काशी में रखी गई है ना? नोट्स में काशी नागरी प्रचारिणी सभा और बीएचयू का जिक्र है, जहां वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस जमाने में काशी जो थी, वो हिंदी भाषा और साहित्य का मक्का थी। अच्छा। सारे बड़े वाद विवाद, सारी नई बहसें वहीं से शुरू होती थी और शुक्ल जी उस मक्के के केंद्र में थे। मतलब वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे, एक संस्था निर्माता जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना रहे थे। शायद इसीलिए नोट्स की आखिरी लाइन उन्हें हिंदी का पहला वैज्ञानिक आलोचक और इतिहासकार कहती है। जी। ये वैज्ञानिक आलोचक शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या साहित्य में भी कोई विज्ञान होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और यहीं पर शुक्ल जी का असली जादू छिपा है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने साहित्य पर कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगाया। हाँ। इसका मतलब है कि उन्होंने आलोचना को व्यक्तिगत पसंद नापसंद के धुंधलेके से बाहर निकाला। उनसे पहले ज्यादातर आलोचना कैसी थी? मुझे ये पसंद आया इसलिए ये अच्छा है। हाँ, मनमाने ढंग से। शुक्ल जी ने कहा नहीं, उन्होंने तर्क, विश्लेषण और सिद्धांतों का एक व्यवस्थित ढांचा बनाया। जैसे एक वैज्ञानिक किसी घटना के पीछे का कारण खोजता है, वैसे ही शुक्ल जी ने बताया कि किसी रचना के प्रभाव के पीछे कौन से साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक कारण काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने भावनाओं की चीरफाड़ तर्क के चाकू से की। क्या बात है, बिल्कुल यही। समझ गई। यानी उन्होंने साहित्य की एक तरह से ऑपरेटिंग टेबल तैयार कर दी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सब विचार लोगों तक पहुंचे कैसे? जाहिर है उस जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, तो बात आती है पत्रिकाओं की। बिल्कुल, उस दौर में पत्रिकाएं ही वैचारिक दंगल का अखाड़ा थीं। नोट्स में नागरी प्रचारणी पत्रिका और हिंदी शब्द सागर का जिक्र है। जी। ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थे, ये आंदोलन थे। इन्हीं के जरिए शुक्ल जी ने हिंदी भाषा का स्टैंडर्ड तय किया, शब्दों को परखा और सबसे बड़ी बात, क्या? साहित्य के लिए एक मकसद तय किया। और वो मकसद था लोक मंगल की कसौटी। ये एक और भारी भरकम शब्द है, सुनने में लगता है जैसे कोई नैतिक उपदेश हो। हाँ, लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसे सरल करते हैं। लोक यानी समाज और मंगल यानी भलाई या कल्याण। ठीक है। शुक्ल जी का मानना था कि साहित्य का आखिरी मकसद समाज की भलाई होना चाहिए। वो कविता या कहानी श्रेष्ठ है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाए, जो उसमें करुणा, प्रेम, साहस, कर्तव्य निष्ठा जैसे भाव जगाए, जो समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। मतलब सिर्फ व्यक्तिगत आनंद या मनोरंजन के लिए लिखा गया साहित्य उनकी नजर में दूसरे दर्जे का था। बिल्कुल। लेकिन
इसमें एक खतरा नहीं है कि साहित्य सिर्फ उपदेश देने या मॉरल साइंस की किताब बनकर रह जाए? बेहतरीन सवाल। क्या कला के लिए जैसे कोई चीज शुक्ल जी की दुनिया में फिट नहीं बैठती? नहीं बैठती, और शुक्ल जी के आलोचक अक्सर यही सवाल उठाते हैं। शुक्ल जी कला के लिए सिद्धांत के सख्त खिलाफ थे। अच्छा। उनका मानना था कि जो कला समाज से कट जाए, जो सिर्फ अपनी खूबसूरती पर इतराती रहे, वो एक तरह से स्वार्थी और निरर्थक है। हाँ, वो कला के सौंदर्य, उसकी बारीकियों, उसके रस को बहुत महत्व देते थे, लेकिन उनके लिए वो सौंदर्य तभी सार्थक था जब वो समाज की भलाई से जुड़ा हो। मतलब उनके लिए कला एक खूबसूरत औजार थी। बिल्कुल, जिसका इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए था। मतलब औजार की खूबसूरती भी जरूरी है और उसका सही काम में लगना भी। एकदम सही। चलिए, अब उनके सबसे मजबूत पक्ष यानी उनके लिखे ग्रंथों पर आते हैं। नोट्स में इन्हें बहुत साफ तरीके से बांटा गया है। पहला खंड है आलोचना और निबंध जी। और इसमें सबसे पहले नाम आता है चिंतामणि का। चिंतामणि, ये उनके निबंधों का खजाना है। आज हम जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, शुक्ल जी 100 साल पहले उसके शिकार पे थे। अच्छा। उन्होंने क्रोध, ईर्ष्या, श्रद्धा, करुणा जैसे मनोभावों का जैसा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, वैसा आज भी दुर्लभ है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्रोध क्या है, वो बताते हैं कि क्रोध आता क्यों है। बताते हैं कि क्रोध आता क्यों है, टिकता क्यों है और जाता कैसे है। ये दिमाग का एक्सरे करने जैसा है। कमाल है। फिर जिक्र है रस मीमांसा और काव्य में लोक मंगल का। हाँ, रस मीमांसा भारतीय काव्यशास्त्र के रस सिद्धांत पर उनका मौलिक काम है। उन्होंने हजारों साल पुरानी परंपरा को नए तर्क के साथ प्रस्तुत किया। और काव्य में लोक मंगल, वो उनके उसी सिद्धांत की, कह सकते हैं, एक विस्तृत व्याख्या है, जिसकी हमने अभी बात की। ये ग्रंथ एक तरह से उनकी थियोरी बुक्स हैं। समझ गई। और फिर आता है वो ग्रंथ जिसने हिंदी साहित्य की दुनिया में भूचाल ला दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में आया। जी। नोट्स कहते हैं कि ये पहला वैज्ञानिक और युगबोध आधारित इतिहास था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था एक क्रांति। समझिए, शुक्ल जी से पहले साहित्य का इतिहास कैसा था? कैसा था? बस कवियों की एक लिस्ट, जैसे राजाओं की वंशावली होती है। इस राजा के बाद ये राजा आया, वैसे ही इस कवि के बाद ये कवि आया। अच्छा। शुक्ल जी ने कहा, ये इतिहास नहीं, ये तो सिर्फ एक फोन डायरेक्टरी है। फोन डायरेक्टरी, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, उन्होंने पहली बार साहित्य का, कह सकते हैं, डीएनए मैप तैयार किया। डीएनए मैप। उन्होंने दिखाया कि साहित्य शून्य में पैदा नहीं होता। समाज में जो चल रहा है, चाहे भक्ति आंदोलन हो, दरबारी संस्कृति हो या आजादी की लड़ाई, वही साहित्य का कोड लिखता है। उन्होंने साहित्य को घटनाओं की लिस्ट से निकालकर एक जिंदा, धड़कता हुआ ऑर्गेनिज्म बना दिया, जो अपने समाज के साथ सांस लेता है। और वो कालखंड? उन्होंने कालखंड बनाए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और बताया कि एक काल दूसरे से अलग क्यों है। ये इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देना था। ये तो वाकई क्रांतिकारी है। मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाया कि क्यों हुआ। बिल्कुल। ये तो किसी फिल्म को सिर्फ देखने और डायरेक्टर की कमेंट्री के साथ देखने जैसा फर्क है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और आखिर में अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ का जिक्र है, जिसमें तुलसीदास, सूरदास और भ्रमरगीत सार पर किताबें हैं। जी, और ये उनकी प्रैक्टिकल लैब्स थी। प्रैक्टिकल लैब्स? हाँ, जो सिद्धांत उन्होंने रस मीमांसा और लोकमंगल में बनाए, जो तरीका उन्होंने इतिहास में ईजाद किया, उसे उन्होंने हिंदी के सबसे बड़े कवियों पर लागू करके दिखाया। अच्छा। उन्होंने तुलसीदास को लोकमंगल का सबसे बड़ा कवि साबित किया, क्योंकि राम का चरित्र समाज को आदर्श की ओर ले जाता है। और सूरदास पर? उन्होंने सूरदास के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विश्लेषण किया। ये किताबें सिर्फ कवियों की तारीफ नहीं हैं। तो क्या है? ये उनके साहित्य का पोस्टमार्टम है, जो शुक्ल जी के अपने सिद्धांतों और औजारों से किया गया है। तो अगर हम इन सभी कामों का सार निकालें, तो हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर पहुंचते हैं। जी। नोट्स में 4 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला है हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक आधार, जिसकी हमने बात की, यानी तर्क और सिद्धांत पर आधारित आलोचना। सिर्फ अच्छा लगा या बुरा लगा नहीं, बल्कि ये बताना कि कोई रचना साहित्यिक पैमानों पर खरी क्यों उतरती है और क्यों नहीं। उन्होंने आलोचना को एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनाया। ठीक है। दूसरा बिंदु है लोक मंगल को साहित्य का मूल उद्देश्य, यानी साहित्यकार की जिम्मेदारी सिर्फ सुंदर शब्द लिखना नहीं, बल्कि समाज को एक बेहतर दिशा देना भी है। मतलब लेखक एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, और उसकी कला का समाज के प्रति एक कर्तव्य है। ये उनकी सोच का केंद्र था।
तीसरा बिंदु थोड़ा जटिल लगता है, भाव, रस और समाज का संतुलित विश्लेषण। क्या इसका मतलब ये है कि वो किसी कविता को सिर्फ ये नहीं देखते थे कि वो सुनने में कितनी सुंदर है, बल्कि ये भी कि उसका समाज पर असर क्या होगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। अच्छा। इसे एक त्रिभुज की तरह समझिए, जिसके 3 कोने हैं: भाव, रस और समाज। ठीक है। भाव है कविता को पढ़कर मन में उठने वाली भावना, जैसे करुणा या वीरता। रस है उस भावना से मिलने वाला कलात्मक आनंद, दी एस्थेटिक प्लेजर। और समाज है उस कविता का समाज पर पड़ने वाला असर। शुक्ल जी एक साथ इन तीनों को साधते थे। उनके लिए महान साहित्य वही था जो इन तीनों कोनों पर खरा उतरे। मतलब जो भावनात्मक रूप से गहरा हो, कलात्मक रूप से सुंदर हो और सामाजिक रूप से उपयोगी हो। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी बिंदु है सरल, स्पष्ट और तर्कपूर्ण भाषा। देखिए, उनकी भाषा को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि उनके वाक्य बहुत लंबे और जटिल होते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। लेकिन उनमें कहीं भी अस्पष्टता या कंफ्यूजन नहीं होता। वो बहुत सधी हुई, गठी हुई भाषा थी। अच्छा। गंभीर से गंभीर बात को भी वो पूरे अधिकार और आत्मविश्वास के साथ रखते थे। उनकी भाषा पढ़कर लगता है कि कोई विद्वान नहीं बल्कि एक सेनापति बोल रहा है, जिसके पास अपने हर तर्क के लिए मजबूत दलीलें हैं। बिल्कुल सही। तो अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। नोट्स की एक पंक्ति सब कुछ समेट देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को दृष्टि, दिशा और मर्यादा दी। इन 3 शब्दों का वजन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हर शब्द का अपना एक मतलब है। दृष्टि यानी साहित्य को देखने का एक नजरिया, एक फ्रेमवर्क, एक चश्मा कह सकते हैं। हाँ, उन्होंने हमें एक चश्मा दिया जिससे हम साहित्य को वैज्ञानिक तरीके से देख और समझ सकें। और दिशा यानी साहित्य को किधर जाना चाहिए, उसका मकसद क्या हो, और वो दिशा थी लोकमंगल की। और मर्यादा यानी अच्छे और बुरे साहित्य के बीच की लक्ष्मण रेखा। उन्होंने पैमाने तय किए कि कौन सी रचना साहित्यिक मानदंडों पर खरी उतरती है और कौन सी नहीं। समझ गई। और आखिरी पंक्ति है, आज भी उनका साहित्यिक चिंतन हिंदी आलोचना की रीढ़ माना जाता है। बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी का काम क्या होता है? शरीर को सीधा खड़ा रखना, उसे एक ढांचा देना। शुक्ल जी हिंदी आलोचना के लिए वही काम करते हैं। आज बहुत से लोग उनकी कई बातों से असहमत हो सकते हैं, उनकी आलोचना भी करते हैं जी, खासकर स्त्री विमर्श या दलित विमर्श के नजरिए से। लेकिन मजे की बात यह है कि उनसे असहमति जताने के लिए भी आपको पहले उन्हें पढ़ना पड़ता है। अच्छा। बहस की शुरुआत उन्हीं से होती है। आप या तो उनके पक्ष में खड़े होते हैं या उनके विपक्ष में, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो आज भी चर्चा का केंद्र है, इसीलिए वो रीढ़ है। तो इन नोट्स के जरिए हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दुनिया की गहरी सैर की। हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी तर्क शक्ति और गहरी समझ से साहित्य को देखने परखने का पूरा तरीका ही बदल दिया। हाँ, और उन्होंने हिंदी साहित्य को आत्मविश्वास दिया। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? शुक्ल जी ने साहित्य का मूल्यांकन लोकमंगल यानी समाज के कल्याण की कसौटी पर किया था, जो उनके समय की जरूरत थी। जी। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल दौर में जब समाज, नैतिकता और साहित्य तीनों के मायने बदल रहे हैं, आज लोकमंगल की परिभाषा क्या होगी? ये सोचने वाली बात है। क्या आज के साहित्य को भी समाज कल्याण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए या फिर उसे हर तरह के बंधनों से आजाद हो जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आज खुद खोजना होगा।